Hello everyone. In this lecture we are going to discuss about the Castigliano's theorem. और बेसिकली जो कास्टिग्लियानो है उसकी दो थ्योरम है, एक फर्स्ट थ्योरम है और एक सेकंड थ्योरम। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं इस लेक्चर में वो फर्स्ट थ्योरम की बात कर रहे हैं। सेकंड थ्योरम की हम लोग बात करेंगे जब हम मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात करें, राइट। तो फर्स्ट थ्योरम बेसिकली किसके यूज में आती है, यहाँ पे भी हम लोग इसको यूज करके हम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले मैक्सवेल थ्योरम के बारे में बताया, वहां पे हम उसको यूज करके डिफ्लेक्शन निकाल रहे थे, या हम वर्डन की कंडीशन को यूज करके भी डिफ्लेक्शन निकाल रहे थे, राइट। बैटिज लो हमने पढ़ा, उसमें भी हमने डिफ्लेक्शन की बात करी, और यहाँ पे भी बेसिकली ये डिफ्लेक्शन के लिए दी गई। और फर्स्ट जो कास्टिग्लियानो की फर्स्ट थ्योरम है वो बोल क्या रही है, वो ये बोल रही है कि मान लीजिए कि एक बीम है, उसके अंदर आपने जब लोड लगाया तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो उसकी जो टोटल स्ट्रेन एनर्जी होगी उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू लोड, जो एन पॉइंट पे कोई लोड लगा है उसको पी एन बोला है, तो उसको जब मैं फर्स्ट पार्शियल डेरिवेट करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, उसी के नीचे आने वाले डिफ्लेक्शन के बराबर होगा, मतलब यूएन के बराबर। इसको प्रूव करना है और इस थ्योरम ने ये बोला है। इसका मतलब अगर मैं डिटेल में समझने की कोशिश करूं तो मेरे पास एक बीम है, बीम पे मैंने लोड लगाया, उसके अंदर एक एनर्जी आई, उस एनर्जी को मैंने यू बोला, उसको मैंने डिफरेंशिएट करना है उस लोड के रिस्पेक्ट में। और वो लोड क्या है यहाँ पे मैं पीएन बोल रहा हूं, वो पी1 हो सकता है, पी2 हो सकता है, पी3 हो सकता है, कोई भी लोड। और उसी के नीचे जो डिफ्लेक्शन आएगा, जब नंबर ऑफ लोडिंग की बात होगी, उसी के नीचे जो डिफ्लेक्शन आएगा उस डिफ्लेक्शन के क्या होगा, ये बराबर होगा। तो इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, तो मैंने बोला लेट कंसीडर अ बीम। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके लिए एक बीम कंसीडर कर लेते हैं। और यहाँ पे भी कंडीशन याद रखिएगा कि ये भी यहाँ पे भी हुक्स लॉ फॉलो होना चाहिए, सपोर्ट आपकी अनयील्डिंग होनी चाहिए। ये सब मैं डिटेल में आपको कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में आगे भी बताऊंगा, बट याद रखिएगा कि यहाँ पे इलास्टिक मटेरियल की बात चल रही है, तो ये वाली कुछ कंडीशंस आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे, राइट। अब मैं आगे जाता हूँ। मैंने बोला कि लेट कंसीडर अ बीम, एक बीम कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं एक बीम ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये एक बीम है, ये एक बीम, राइट। इस पर नंबर ऑफ लोडिंग लग रही है, लाइक सबसे पहले मैं P1 लगा देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे P2 लगा देता हूँ, फिर मैं P3 लगा देता हूँ, राइट। फिर यहाँ पे एक P4 लोड लगा देते हैं। इसी तरीके से अपने क्लास में Pn लोड लगा देते हैं। नंबर ऑफ लोडिंग की बात चल रही है, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोल देता हूँ। एक बीम लिया मैंने ए बी, इसके ऊपर नंबर ऑफ लोडिंग एक्ट कर रही है, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 तक, उसको लास्ट तक ले गया मैं Pn, नंबर ऑफ लोडिंग, Pn तक लोडिंग है। अब इसके बाद एक काम करिए, इसके लिए हमें कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम हमें प्रूव करनी है, तो इसमें क्या करते हैं, इन लोड की वजह से हम इसमें डिफ्लेक्शन देख लेते हैं। तो जब ये लोड लगेंगे तो ये क्या करेंगे, बीम को डिफ्लेक्ट करेंगे। तो बीम को डिफ्लेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ से ये बीम आपका डिफ्लेक्ट होगा, ये बीम डिफ्लेक्ट होगा, तो P1 के नीचे जो डिफ्लेक्शन आया उसको मैंने बोल दिया U1, P2 के नीचे जो डिफ्लेक्शन आया उसको मैंने बोल दिया U2, P3 के नीचे जो डिफ्लेक्शन आएगा उसको बोल दिया U3, और इस तरीके से ये हो जाएगा U4, और ये क्या हो जाएगा, UN हो जाएगा। P1 P2 P3 P4 Pn आपकी लोडिंग है बीम के ऊपर, और इनके वजह से आने वाले डिफ्लेक्शन, इस P1 के नीचे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो U1 है, P2 के नीचे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो U2 है, और P3 के नीचे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है U3 है। इसी तरीके से Pn तक आपके UN तक डिफ्लेक्शन आ रहे हैं। इनकी जो डिस्टेंस है वो ए पॉइंट से मैं मेजर कर रहा हूँ, इसकी डिस्टेंस को मैं x1 बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट वाले की बात करूँ तो मैं इसको x2 बोल रहा हूँ। इसी तरीके से मैं लास्ट वाले की बात करूँ तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस को x1 बोल रहा हूँ। दैट मीन कि ये x1 डिस्टेंस पे होगा, ये x2 डिस्टेंस पे होगा, ये x3 पे होगा, यहाँ से ये x4 पे होगा, और ये xn तक डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस होगी, और इसकी टोटल स्पान की अगर मैं बात करूँ तो इस बीम की टोटल स्पान जो है वो लेंथ जो है वो कितनी है। तो अब इसको अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैंने आपको बता दिया P1 P2 P3 जो है वो लोड है, उनकी जो डिस्टेंस है x1 x2 x3 x4 पे ये एक्ट कर रहे हैं, और इनकी वजह से आने वाले जो डिफ्लेक्शन है, P1 के नीचे U1 है, P2 के नीचे U2 है, P3 के नीचे U3 है, और UN तक ये डिफ्लेक्शंस आपके आ रहे हैं। नाउ एज्यूम द, और मैंने आपको ये पहले बोल दिया था कि ये आपको मानना है कि यहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो ये मटेरियल फॉलो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाता हूं, अगर ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल है दैट मीन कि हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये वर्डन में मैंने बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जी में भी बताया कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल मतलब जो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अगर ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है दैट मीन कि स्ट्रेस बढ़ रही है तो स्ट्रेन भी बढ़ रही है। तो उस कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका वर्क डन मुझे बताइए, वर्क डन, तो अगर ये इलास्टिक मटेरियल है तो इसका वर्क डन मतलब W, वर्क डन क्या हो जाएगा 1/2, इस लोड कौन सा है P1, उसके नीचे डिफ्लेक्शन U1, इसी तरीके से 1/2
नेक्स्ट लोड P2, उसके नीचे डिफ्लेक्शन P2 U2 प्लस 1/2 P3 U3 प्लस ऐसे ऐसे करके 1/2 Pn तक जाएगा Un। इसे क्या बोलिए, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब याद रखिएगा कि यहां पे मेरा जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है उसी लाइन ऑफ एक्शन पे मैं डिफ्लेक्शन देख रहा हूं, इसलिए मैं इसको हाफ के साथ ले रहा हूं। जब मैं बैटीज लॉ की बात कर रहा था वहां मैंने हाफ नहीं लिया था, क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड कुछ डिफरेंट था और डिफ्लेक्शन मैं कहीं और पॉइंट पे देख रहा हूं। तो जब ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, लोड और डिफ्लेक्शन का, तब हम हाफ के साथ में लेते हैं। और जब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है, लोड कहीं लग रहा है, डिफ्लेक्शन कहीं देख रहा है, तो उस कंडीशन में हम हाफ नहीं लेते, राइट? तो यहां पे ये हाफ की कंडीशन में आ जाएगी। नंबर ऑफ लोडिंग, ये इस पे बर्डन होगा, इसकी वजह से बर्डन ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, टोटल जो है उसका सम कर दीजिए। अब मैंने बोला कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो बर्डन होता है वो किसके बराबर होता है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि जितना हम लोड लगाएंगे उतनी ही तो एनर्जी स्टोर होगी इसमें, उतना ही तो बर्डन होगा। दैट मीन कि बर्डन W इक्वल टू क्या होता है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है। दैट मीन W अगर U के बराबर है, इसका मतलब ये W की जो कंडीशन है वो किसके बराबर हो जाएगी? U के बराबर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैपिटल U इक्वल 1/2 P1 U1 प्लस 1/2 P2 U2 प्लस 1/2 P3 U3 प्लस 1/2 Pn UN। इसे बोल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। इसको मैंने इसके इक्वेट कर दी, तो ये कंडीशन आपकी U के बराबर हो जाए, बिकॉज U और जो W होते हैं, वर्डन और जो स्ट्रेन एनर्जी होती है टोटल, वो क्या होती है? बराबर होती है, राइट? अब मैंने बोला कि द डिस्प्लेसमेंट U1, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट U1 है या जो डिफ्लेक्शन U1 है जो P1 के नीचे आए, इज ड्यू टू द एक्शन ऑफ P1, ये P1 की वजह से भी इस पे ऊपर इफेक्ट है, ड्यू टू P2 की वजह से भी इसके ऊपर इफेक्ट है, P3 की वजह से भी इसके ऊपर इफेक्ट है, P4 की वजह से भी इसके ऊपर इफेक्ट है और Pn की वजह से भी इफेक्ट है। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो U1 डिफ्लेक्शन आया ना, वो सिर्फ P1 की वजह से नहीं आया। P1 लगा, कुछ डिफ्लेक्शन आया, फिर मैंने P2 लगाया, तो उसकी वजह से भी तो हो सकता है ये डिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ गया होगा। P3 लगाऊंगा तो हो सकता है थोड़ा और बढ़ गया होगा, P4 लगाऊंगा तो थोड़ा और बढ़ गया होगा। मतलब U1 जो डिफ्लेक्शन है वो सिर्फ P1 की वजह से नहीं है, वो P1 की वजह साथ साथ में P2 भी है, P3 भी उसका रीजन है, P4 भी रीजन है, इस तरीके से Pn भी रीजन है। जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सबका रीजन। तो इसका मतलब जो U1 होगा, U1 डिफ्लेक्शन जो P1 के नीचे आ रहा है या जो डिस्प्लेसमेंट है, उसको क्या लिखेंगे? उसको इक्वल लिखूंगा मैं A11 P1 प्लस A12 P2 प्लस A13 P3 प्लस A1n Pn, और इसे बोल दीजिएगा थर्ड कंडीशन। अब आप ये बोलेंगे कि ये क्या निकला है? यहां पे ये जो U1 है ना, यहां पे जो U है ये स्ट्रेन एनर्जी है, यहां पे जो है U ये स्ट्रेन एनर्जी है, लेकिन यहां पे ये U1 की बात कर रहा हूं ना, ये डिस्प्लेसमेंट है या डिफ्लेक्शन है। और मैंने बोला कि जो U1 होगा ना वो सिर्फ P1 की वजह से नहीं है, वो P2 की वजह से भी है, P3 भी वजह है, P4 भी वजह है, Pn भी वजह है। तो किसकी वजह से कितना एक इफेक्ट आ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये A11 A12 A13 A1n फैक्टर्स ले लिए, और इनको फ्लैक्स फैक्टर्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट। ये जो AIJ के फॉर्म में लिए हैं, AIJ, ये क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट, जो कि ये बताएंगे कि P1 की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, P2 की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, P3 की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, P4 की वजह से कितना इफेक्ट आ रहा है, राइट? तो U1 को मैं इस तरीके से मेंशन करूंगा अगर मुझे सबकी वजह से इफेक्ट देखना है। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं करता हूं, नाउ U1 की एक वैल्यू मुझे मिली है, इसको उठा के मैं कहां पुट कर देता हूं? इक्वेशन नंबर 2 में पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो U1 अगर उसमें पुट करें तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी U हो जाएगी 1/2 एज इट इज रहेगा, P1 एज इट इज रहेगा, U1 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? ये पूरी कंडीशन। इसका मतलब A11 P1 प्लस A12 P2 प्लस A13 P3 प्लस A1n Pn प्लस अगेन 1/2, अब ये P2 वाला टर्म P2, इस तरीके से जैसे ये U1 के साथ में होता है वैसे क्या होगा?
U2 के लिए भी होगा कि U2 जो है वो सिर्फ P2 की वजह से थोड़ी है, P1 भी रीजन है, P3 भी रीजन है, P4 भी रीजन है, राइट। इसका मतलब जैसे मैंने U1 की ये कंडीशन बनाई वैसे किसकी बनेगी, U2 की भी बनेगी। तो U2 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A21 P1, A22 P2, A23, मतलब जो 1 से शुरू हुआ है वो 2 से हो जाएगा। इसी तरीके से जब मैं U3 की बात करूंगा तो यहाँ पे 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 से स्टार्ट हो जाएगा। जब मैं N की बात करूंगा तो ये 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। हर को आपको इस तरीके फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने ये U1 की जगह वैल्यू पुट की है, अब मैं U2 की जगह पुट करूं तो मैं कैसे पुट करूंगा, A21 P1 प्लस A22 P2 प्लस A23 P3 प्लस A2N Pn के बराबर हो जाए। ये सेकंड कंडीशन। अब इसी तरीके से अगर मैं थर्ड कंडीशन की बात करूं तो थर्ड ना करके मैं सीधा n पे पहुंचता हूं, 1/2 Pn। तो Pn की फॉर्म में अगर मैं लेता हूं तो क्या हो जाएगा, An1 P1 प्लस An2 P2 प्लस Ann Pn के बराबर हो जाएगा। तो सारी कंडीशन इसमें पुट करने के बाद अब मैंने बोला कि आप क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई अगर करूंगा मैं तो u इक्वल हो जाएगा 1/2, तो 1/2 रहेगा। अब ये P1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा A11 P1 का स्क्वायर प्लस, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 A12 P1 P2 प्लस, इसी तरीके से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 P1 P3 A13। इसी तरीके से आगे ये बढ़ेगा, इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 A21 P1 P2 प्लस ये आगे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 A22 P2 का स्क्वायर प्लस आगे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा वाला कॉलम भी मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 An1 P1 Pn। इसी तरीके से आगे बढ़ेगा तो 1/2 Ann Pn का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आपने इसमें ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इतना लंबा टर्म हम नहीं ले सकते तो हम छोड़ छोड़ के उसको लिख रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से ये कुछ कंडीशन बनेगी। अब मैं आपसे बोलता हूँ, अब इस u को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस u को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला जो स्क्वायर वाले टर्म है उनको अलग कर लेते हैं, जैसे कि ये P1 का स्क्वायर आएगा, कहीं पे P2 का स्क्वायर आएगा, कहीं पे P3 का स्क्वायर आएगा, ऐसी कहीं पे Pn का स्क्वायर आएगा। तो स्क्वायर वाले टर्म अपन अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, तो 1/2 सबसे पहले क्या आएगा, P1 का स्क्वायर, और P1 के स्क्वायर के साथ में क्या है, P1 का स्क्वायर मतलब A11 के साथ में, प्लस इसी तरीके से कहीं पे आएगा 1/2 P2 का स्क्वायर, P2 के स्क्वायर में क्या आएगा, A22 आएगा, आएगा ना, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए A22 आ रहा है। इसी तरीके से कहीं पे क्या आएगा, 1/2 P3 का स्क्वायर, उसके साथ क्या आएगा, A33 आएगा, प्लस डैश 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 1/2 Pn का स्क्वायर, उसके साथ आएगा Ann, राइट। अब इसी के बाद जो बचे हुए टर्म्स हैं, बचे हुए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है A12 P1 P2 वाला टर्म, उनको पहले मैं मेंशन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 A12 P1 P2। इसी तरीके से कहीं ना कहीं आएगा 1/2 A21 P1 P2, राइट। इसी तरीके से कहीं ना कहीं और कुछ भी आएंगी कंडीशन, वो लिख दीजिए, पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख देंगे, राइट। अब इसी तरीके से अब मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ, अगर तो u निकालना है मुझे, तो u निकालने के लिए क्या करा, मैंने बोला कि यहाँ से अपन 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगर मैं 1/2 यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, A11 P1 का स्क्वायर प्लस A22 P2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 Ann Pn का स्क्वायर बचेगा, राइट। प्लस और क्या होगा, तो और ये होगा कि जो 1/2 A21 P1 P2 और 1/2 A12 P1 P2, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम लग जाएगी। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या बोलती थी, मैक्सवेल थ्योरम आपसे ये बोलती थी कि जो आपका एक पॉइंट का डिफ्लेक्शन होता है, जैसे लाइक डिफ्लेक्शन है, एक ये डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है फर्स्ट पॉइंट है, तो फर्स्ट लोड कहाँ पे लगा है, सेकंड पे, तो 1 2,
और यहाँ पे लोड लगा है तो इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, तो ये सेकंड पॉइंट है, तो सेकंड, और लोड कहाँ लगा है, 1 पे, तो A12 इक्वल क्या होगा, A21, ये मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। तो इसका मतलब जहां पे A12 आ रहा है, P1 P2 तो कॉमन है, और जहां पे A21 आ रहा है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ या इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ से 1 बन जाएंगे। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ A12 P1 P2, A12 P1 P2 हाफ में, ठीक है, और इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, प्लस हाफ A21 की जगह पे भी क्या लिख सकता हूँ, A12 P1 P2 मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 1 हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब जो कंडीशन निकल के आ जाएगी, U इक्वल 1/2 A11 P1 का स्क्वायर प्लस A22 P2 का स्क्वायर प्लस ANN PN का स्क्वायर, और ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ 1 हो जाएंगे, मतलब मैं लिख सकता हूँ A12 P1 P2। इसी तरीके से कहीं 1-3 और 3-1 आएगा, वो एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, मतलब इसी तरीके से A13 P1 P3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से कहीं ना कहीं A1N आएगा और N1 आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, A1N P1 PN के बराबर हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद आप जाएंगे नाउ डिफरेंशिएट। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल, किसी भी लोड के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, सर ये मैं P1 के रिस्पेक्ट में करता हूँ, P1 के रिस्पेक्ट में करता हूँ, तो डेल यू बाय डेल P1 इधर किया मैंने, इक्वल डेल यू बाय डेल P1 इधर कर देता हूँ, P1 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो P1 के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 1/2 तो 1/2 रहेगा, इनटू A11, ये P1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो P1 का स्क्वायर है, तो P1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, A11 एज इट इज रहेगा इनटू 2P1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 1 है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ पे P1 नहीं है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, 0। अब इस पे आऊंगा तो यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ क्या बचेगा, A12, और P1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, मतलब क्या बचेगा, P2। इसी तरीके से जब यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ पे भी P1 है, तो P1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1, मतलब यहाँ क्या बचेगा, A13 P3। इसी तरीके से आगे जाते जाऊंगा तो यहाँ भी P1 है, मतलब A1N और PN बचेगा। तो अब मैं आगे जाता हूँ, इसको और आगे सॉल्व करता हूँ, तो डेल U बाय डेल P1 इक्वल, यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, A11 P1 प्लस A12 P2 प्लस A13 P3 प्लस A1N PN। और अभी आपको मैंने बताया था कि A11 P1, A12 P2, A13 P3, A11 PN ये किसके बराबर होते हैं, U1 के बराबर। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल U बाय डेल P1 इक्वल क्या हो जाएगा, U1, और यही चीज तो मुझे प्रूव करनी थी। यहाँ पे आप देखिए ना, मैंने आपको क्या बोला था, डेल U बाय डेल P1 इक्वल क्या होता है, UN होता है, मतलब फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी जो होता है वो किसी भी पर्टिकुलर फोर्स के रिस्पेक्ट में, जिस भी फोर्स के रिस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करोगे, उसके नीचे आने वाले डिफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे P1 के Pn के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया था तो UN आया था, यहाँ पे मैंने क्या किया, P1 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया तो U1 आया। अगर मैं इसको P2 के रिस्पेक्ट में करता तो यहाँ पे U2 आ जाता, अगर मैं इसको P3 के रिस्पेक्ट में करता तो यहाँ पे क्या आ जाता, P3 आ जाता। और यही कास्टिग्लिआनो की फर्स्ट थ्योरम आपसे बोलती है कि आपका जो डिफ्लेक्शन होता है, मतलब टोटल स्ट्रेन एनर्जी होता है, उसका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो होता है टोटल स्ट्रेन एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू एनी फोर्स P1 P2 P3 Pn इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट U1 U2 U3 UN। बस इस थ्योरम को जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला पॉइंट जो है, द मटेरियल ऑफ स्ट्रक्चर अज्यूम्ड टू बी इलास्टिक। आपको मानना है कि जो मटेरियल आप यहाँ पे यूज कर रहे हो वो कौन सा मटेरियल है, वो इलास्टिक मटेरियल है। दैट मीन वो किसको फॉलो कर रहा है, वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ये आपका अजम्पशन है इस मेथड का, आपको ये मान के ही चलना पड़ेगा। अगर वो मटेरियल ऐसा नहीं है, दैट मीन कि ये कंडीशन वैलिड उस पर नहीं होगी, आपको मानना पड़ेगा कि वो हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। सेकंड, द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसकी जो सपोर्ट है वो अनयील्डिंग होनी चाहिए, राइट, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड शेयर इज स्मॉल, इसमें जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी शेयर की वजह से, आप उसको नेग्लेक्ट मानेंगे, उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। शेयरिंग की वजह से अगर कोई एनर्जी स्टोर होती है तो हम उसको नेग्लेक्टेड मानते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप ये कास्टिग्लिआनो थ्योरम को अप्लाई करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके ऊपर बेस्ड कुछ
क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और इसको और बेटर वे में समझेंगे।